हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एरेज और वेक्टर के बारे में। बेसिकली एरेज और वेक्टर होते क्या हैं, क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे हम इनके अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं और कैसे इनके अंदर फंक्शंस वगैरह के साथ हम इनसे खेल सकते हैं। तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और यार ये वीडियो मैं क्या एक्चुअली है ना थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ। हुआ था कि मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से 2 बार मैं ना वॉइस अच्छे से कवर नहीं हो पाई। तो ये मैं थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ वीडियो। पर कोई बात नहीं, चालू करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। तो इस वीडियो में मैं पहले वाली जो स्लाइड्स में मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसी का मैं थोड़ा रेफरेंस लेके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे एरे की नीड क्यों पड़ी हमारे को, जैसे एरे सब बोलते हैं एरे एरे, लेकिन एरे की नीड क्यों पड़ी। अभी तक हमने वेरिएबल्स वेरिएबल्स पढ़े हैं। तो उनके अंदर हम क्या है, हम एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू इंटीजर हो या चाहे कैरेक्टर हो या चाहे कोई भी हो उसके अंदर असाइन करा सकते हैं। तो अगर मेरे को हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल बनाना है तो मुझे हंड्रेड्स लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। फिर उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग वेरिएबल के नेम होंगे, उनको रिमेम्बर करना पड़ेगा कि अब इस वेरिएबल पे ये ऑपरेशन लगाना है। तो यार मेरे को एक स्टैंडर्डाइजेशन तरीका चाहिए था, एक ईजी तरीका चाहिए था जिससे मैं इस कॉम्प्लेक्स से टास्क को ईजी बना सकूँ। और वो उसका नाम है एरे। तो एरे की जरूरत इसलिए पड़ी कि मतलब मैं ना सिमिलर टाइप के डेटा टाइप को किसी सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ को एक कंटेनर में स्टोर करा सकूँ। मुझे कैसा कंटेनर, ऐसा एक वेरिएबल टाइप मान लो या कुछ चाहिए था जिसके अंदर मैं सिमिलर टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकूँ, सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, तो इसके लिए हुआ एरे। अब एरे बेसिकली क्या होता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो है ना कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक में है ना वैल्यूज को स्टोर कराता है। और वैल्यूज कैसी होती है, सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज होती है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्या होता है यार। अब जैसे मान लो यार ये मेरी रैम है, ठीक है, ये मेरी रैम है। अब मान लो मैंने इंट ए बी और सी बोला तो कभी ए इधर बन गया मेमोरी में, कभी बी इधर बन गया या सी इधर बन गया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एरे की तो वो कंटिन्यूस मेमोरी होती है। मतलब मेमोरी में जहाँ 3 मेमोरी ब्लॉक्स इंटीजर साइज के अवेलेबल होंगे ना, ये वो एरे को असाइन हो जाएगी। है ना, मतलब इसका मतलब है कि जहाँ मेमोरी में ना 3 ब्लॉक कंजिक्यूटिवली खाली होंगे ना कंटिन्यूसली, मतलब एक के बाद एक। तो वो वाली जो वैल्यू होगी ना, ये फर्स्ट ब्लॉक से लेकर ये वाली यहाँ तक की मेमोरी, ये इस एरे को असाइन असाइन हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 3 ब्लॉक की मेमोरी खाली है, तो मेरे को 3 साइज का एरे बनाना है, तो ये वाली असाइन हो जाएगी मेरे को। मतलब एरे में कभी ऐसा नहीं होगा एक एरे की वैल्यू यहाँ पड़ी है, एक एरे की वैल्यू यहाँ पड़ी है, या फिर एक एरे की वैल्यू यहाँ पड़ी है। अगर वो पड़ी होगी तो सारी एक साथ ही पड़ी होगी। तो इतनी बात समझ में आती है कि कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक का मतलब होता क्या है। अभी सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज क्या है। सिमिलर डेटा टाइप वैल्यू का मतलब है, अगर जैसे मान लो ये एरे का सिंटैक्स है, तो मैंने लिखा इंट ए आर आर ऑफ 3। मुझे 3 साइज का एक एरे बना के दो जिसका डेटा टाइप होगा 3। तो इसका मतलब है कि मेमोरी में कुछ कुछ ऐसा होगा, एक ऐसे 3 मेमोरी ब्लॉक्स अलॉट हो जाएंगे इस एरे को। तो इसका फर्स्ट ब्लॉक भी एक इंटीजर स्टोर करेगा, इसका सेकंड ब्लॉक भी एक इंटीजर को स्टोर करेगा, और थर्ड ब्लॉक भी एक सिंगल इंटीजर को स्टोर करेगा। ये भी 4 बाइट की मेमोरी लेगा, ये भी 4 बाइट की मेमोरी लेगा, और ये भी 4 बाइट की मेमोरी लेगा। तो टोटल, अभी साइज के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है कि ये अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो ये भी 4 बाइट लेगा, ये भी 4 बाइट लेगा, ये भी 4 बाइट लेगा, ये एक इंटीजर स्टोर करेगा, ये भी एक इंटीजर, और ये भी एक इंटीजर स्टोर करेगा। जैसे कितना ही बड़ा एरे होता है वो भी इंटीजर लेता, इंटीजर लेता, इंटीजर लेता। ऐसा कभी नहीं होगा यार कि आपने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का, उसकी फर्स्ट वैल्यू आप कैरेक्टर ने कर दिया, आपने फ्लोट कर दी, फिर डबल कर दिया, आप इंटीजर कर दिया, आप इधर मान लो कुछ और कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। तो जिस टाइप का आपका एरे का डेटा टाइप होगा वो पूरा एरे के हर एक ब्लॉक के लिए वैल्यू वही डेटा टाइप होगा। तो इतनी बात समझ में आती है। अब यार ठीक है, आपने बोल दिया भैया कि एरे बना लो। एरे मैंने बना भी दिया। अब एरे के अंदर ये पता है कि इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे 2 पड़ा है, यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ पे 4 पड़ा है। अब मैं इस 2 को एक्सेस कैसे करूँगा। तो इसके लिए होती है इंडेक्स की मैपिंग। ये होता है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स है ना जैसे अपने 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 लिए ये फर्स्ट ब्लॉक है, इंडेक्स के हिसाब से ये जीरो ब्लॉक है। ये अपने लिए सेकंड ब्लॉक है, इंडेक्स के हिसाब से फर्स्ट है। अपने लिए थर्ड ब्लॉक है, इंडेक्स के हिसाब से 2 है। तो बेसिकली इंडेक्स क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक की ये रेंज होती है, जो हर एक एरे के हर एक मेमोरी ब्लॉक के साथ मैप्ड होती है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक। और अपन है ना किसी भी मेमोरी ब्लॉक को इन इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है कि इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं एक्सेस। तो यार जब मैं लिखता हूँ ए आर ऑफ 0, तब वो इस वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा होता है। जब मैं लिखता हूँ ए आर ऑफ 1, तो इस वाले ब्लॉक को रेफर करता है। जब मैं सॉरी जब मैं लिखता हूँ ए आर ऑफ 2, तो इस वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा होता है। बेसिकली n-1 तक, मतलब लास्ट वाले ब्लॉक को, और 0 से लेके ये वाले ब्लॉक को। तो ये वाली चीज़ भी मुझे समझ में आती है। तो अभी वैसे कोड में आपको दिखाता हूँ। हम्म, ये बेसिकली उसी टाइम बनाई थी जब मैं कर रहा था। तो करते हैं इसको दोबारा से। ओके, एक बार के लिए यार तुम ये भूल जाओ क्या लिख रखा है। ये अभी अपन थोड़ी देर बात करेंगे ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने एक एरे बनाया 5 साइज का,
उसके अंदर मैंने कुछ 5 वैल्यूज डाल दी, ऐसे करके अपन वैल्यूज डाल सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में, कॉमा सेपरेशन के साथ अपन वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है ना मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी, मैंने बोला कि जिस जो उसका इंडेक्स होगा ना 0 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स से पड़ी होगी। अगर आपको सेकंड सॉरी सेकंड वैल्यू, हाँ यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, सेकंड वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे थोड़ी होगी, फर्स्ट वैल्यू अपनी 0 इंडेक्स पे होगी, सेकंड वैल्यू तो फर्स्ट इंडेक्स पे होगी। सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू तो अपनी ये वाली AR ऑफ 0 वाली, और सेकंड वैल्यू ये वाली, तो ये आपकी AR 1 पे होगी, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 पड़ा है, और सेकंड सेकंड वैल्यू जो आपके एरे की है वो सेकंड है, बिल्कुल सही चल रहा है कोड, ठीक है। अब ये वाली बात समझ में आती है कि ऐसे करके हम है ना एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यार अब समझो, जैसे मान लो ये तो 3 साइज़ का एरे था, मान लो मेरे पास 100 साइज़ का एरे होता, तो उसका 0 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता, ठीक है। तो अब मेरे को है ना मान लो 98 चाहिए, कभी 50 चाहिए, कभी ये चाहिए, तो बार बार ये सब तो लिखता रहता, AR ऑफ 50, AR ऑफ 160, मतलब ऐसे वैल्यूज तो लिखता रहता AR के अंदर। तो मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए था कि मतलब मैं एक आइट्रेशन में सारा इनको एक्सेस कर पाऊँ, इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाऊँ, ईजी ट्रैवर्सल चाहिए था मुझे। तो उसके लिए लूप्स अपन ने पढ़े थे, लूप्स क्या होते हैं, तो उन्हीं लूप से कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं तुमको कोड दिखाता हूँ, ये वाला देखो, मैंने ये बेसिकली एरे बनाया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ठीक है। तो मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, और इसको भी थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, ठीक है। अब मैंने एक सेकंड, अब मैंने एक एरे बनाया जिसकी साइज 5 है, और मैं उसमें इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से, और प्रिंट कराना चाहता हूँ फिर उस यूज़र ने क्या इनपुट दिया। तो अब देखो इसको कैसे करना है। मैंने एक इनपुट फंक्शन बनाया जो एरे के पैरामीटर, एरे की वैल्यू ले रहा है, बेसिकली इंट लिखा ARR, और फिर ये ना ब्रैकेट बन चालू जो कि दर्शाता है कि ये जो वेरिएबल ARR है ये कि एरे है, एन क्या है इस एरे की साइज, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, टेकिंग इनपुट या फिर इनपुट एरे कुछ भी लिख दो, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ मैं अब। तो अब मैं ना लूप के थ्रू आइट्रेट कर रहा हूँ इस इनके इंडेक्सेस पे। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है यार कि जैसे मेरा ना 3 साइज का एरे है, मान लो एन की वैल्यू 3 है, तो ये एरे की एरे ऐसा ऐसे कुछ दिखेगा, 0 1 2 इसके इंडेक्स होंगे। तो मेरे को यार इन इंडेक्स की मदद से ही मैं इसके अंदर या तो कुछ रीड कर सकता हूँ या राइट कर सकता हूँ, या तो इनसे कुछ आउटपुट प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर इनके अंदर कुछ इनपुट भर सकता हूँ इन इंडेक्स की वजह से ही, क्योंकि इन इंडेक्स के साथ ही मेरे इनको यूज़ करने का एक्सेस है मेरे पास। तो मेरे को कैसे भी इन इंडेक्स पे लॉजिक बैठाना पड़ेगा इस लूप का, क्या इन इंडेक्स में मैं कैसे ट्रैवर्स मार सकूँ। तो यार आपको पता है कि अपने लूप पढ़े थे, वो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पैटर्न पढ़े आपने, मैंने आपको बोला भी था कि पैटर्न से सवाल करना, तो आपको आता होगा ये कैसे करना है। तो अपने को बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लूप चलाना है n-1 तक, या फिर एन, हाँ n-1 तक लूप चलाना है, लेस देन n तक। और है ना अपने को एक एक करके उस एरे की वैल्यू को सीन कराना है, आपको सीन कराना आता ही है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसको कैसे एक्सेस करना है, इसको कैसे एक्सेस करना है, इसको कैसे एक्सेस करना है। तो इस पे सीन करा लेंगे पहले, फिर इस पे सीन करा लेंगे, फिर इस पे सीन करा लेंगे। तो बेसिकली आई इक्वल टू 0 पे सीन करा लेंगे, फिर आई इक्वल टू 1 पे सीन करा लेंगे, और फिर आई इक्वल टू 2 पे सीन करा लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऐसे होगी। उसके बाद है ना ये जो यूज़र इनपुट ले लिया, अब उसके बाद ये हो गया, अब प्रिंट कराना है, ठीक है। अब प्रिंट कराने के लिए भी यार वही लॉजिक, पहले एरे पास कर देंगे, उसका साइज पास कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एरे की, हम एरे प्रिंट करने वाले हैं। और वो उसी तरह से ना लूप में ही अपन वापस से आइट्रेशन चला देंगे। ये बेसिकली इंडेक्स के ऊपर आइट्रेशन चला रहे हैं अपन, एरे के जो इंडेक्स हैं 0 1 2, उनके ऊपर अपन आइट्रेशन चला रहे हैं, और एक बार में पहले अपन 0 की वैल्यू सी आउट करा रहे हैं, फिर 1 की करा रहे हैं, फिर 2 की करा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में अपन चल रहे हैं। ये वाली चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये हो गया, ठीक है। और बात करते हैं एरे के साइज की। तो इसके लिए तुम समझो ये, अब जैसे मान लो ये है ना 5 साइज का मेरे पास एक एरे है, 0 1 2 3 4 n-1 तक इसके इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो अब ये 5 साइज का एरे है, और एक साइज एक एक ब्लॉक, ये मैं इंटीजर एरे मान लो, तो ये एक ब्लॉक 4 बाइट के वो ले रहा है मेमोरी, ये 4 की ले रहा है, ये भी 4 की ले रहा है, ये भी 4 की लेगा, ये भी 4 की लेगा, ये भी 4 की लेगा। तो जब 5 ब्लॉक है और 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है, तो टोटल मेमोरी में इस एरे को, इस पूरे एरे को 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई। जो ये रैम है उसमें से, जैसे मान लो 1 GB की रैम है ना, कुछ कुछ मान लो, तो इसमें से जो ये 20 बाइट की मेमोरी थी ना इस 1 GB रैम में से, वो इस पूरे एरे को एलोकेट हो गई, वो 20 बाइट की होगी, क्योंकि है ना 5 ब्लॉक इसने मांगे हैं, 5 साइज का है, और 4
बाइट का 4 बाइट का इंटीजर होता है, ठीक है। तो अपने को एरे की, ये तो मेमोरी निकाल ली अपन ने, लेकिन एरे की साइज का निकालेंगे, मतलब उसमें कितनी वैल्यू तो अपन भर सकते हैं। तो टोटल मेमोरी डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक कितनी मेमोरी ले रहा है, तो टोटल एरे ऑफ साइज क्या आ गया 20 बाइट, डिवाइडेड बाय इंटीजर की क्या होती है 4 बाइट, तो 20/4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि है ना वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो यार ये इसका कोड है, हाँ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है कि एरे की साइज 5 है, एरे की साइज 5 है, और मेमोरी रैम में है ना वो 20 लेगा। अपने देखा कि इंटीजर टाइप का एरे है और 5 साइज है, तो 5 × 4 20 ऐसे आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, ये समझ में आता है। उसके बाद यार अब है ना, तुम यहाँ पे होमवर्क ले लो कि तुम फ्लोट, डबल और बुलियन, इनके एरेज बना के देखो खुद से एरेज बना के देखो इनके, तुमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि कैसे चीज़ें काम करती है। बेसिक बिल्कुल सेम टू सेम होगा, फ्लूट में बस डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, इसमें वही आएगी, वो इसकी साइज और मेमोरी का कॉन्सेप्ट चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी वो ज़्यादा होती है, 8 बाइट होती है। भूल के साथ तुम करके देखो कि ट्रू फॉल्स में एरे कैसे होते हैं, बेसिकली है ना डबल कोट्स में ट्रू और डबल कोट्स में फॉल्स सेव करा करा के देखो, स्टोर करा करा के देखो, ठीक है। मैं तुमको एक कैरेक्टर एरे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने कैरेक्टर एरे बना लिया 3 साइज का, एक 1 2 3 से ऐसा कैरेक्टर एरे बना लिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे कोड में कर दिया था, हाँ, तो मैं वैसे कमेंट कर देता हूँ। कैरेक्टर एरे और बूलियन एरे और वो फ्लोट एरे और डबल एरे सब में है ना इंडेक्स, सब में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस है ना कहीं पे थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि जैसे डबल में 8 बाइट लेता है, बूलियन में 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर में 1 बाइट लेता है। तो जब हम यहाँ पे 4 बाइट से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैरेक्टर इंट ले लिया। अब इंट की जगह तुम कैर भी डाल सकते हो, अगर तुम्हारा कैरेक्टर का एरे है तुम डबल डाल सकते हो, तुम फ्लोट डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने 6 साइज़ का कैरेक्टर एरे बनाया, उसके अंदर मैंने सिंगल कोट्स में एक कैरेक्टर पास कर दिया, और मैं उसी लूप की तरह आइटेशन करके उस कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आती है, ठीक है, मेरी समझ में आता है। अब हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा है ना, ये तो हो गया एरे। अब यार ये वेक्टर क्या होता है, अब ये वेक्टर क्या होता है, और उससे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर का मैं नीड क्यों है। जैसे मान लो ये एक एरे है मेरे पास, जो 0 से लेके 99 तक, मान लो ये एरे है 0 से लेके 99 तक, मतलब ये 100 साइज का एरे हो गया, n-1 होता था, n हो गया 100, ठीक है। तो अब मान लो कोई डेवलपर है, उसने 100 साइज का एरे बना दिया। अब कोई एक यूज़र आया, वो 2 ही वैल्यू डाल रहा है उसमें, ठीक है। कोई एक यूज़र आया, वो 3 ही वैल्यू डाल रहा है उसमें, ठीक है, वो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई एरर भी नहीं है, कोड सक्सेसफुली चलेगा। लेकिन यार जो केवल 2 ही वैल्यू डाल रहा है, तो उसके लिए देखो कितनी सारी मेमोरी, 100 थी ना, तो 98 × 4 कितनी मेमोरी है ना रैम में फालतू ही पड़ी है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसको अलोकेट हो चुकी है, और ये केवल 8 बाइट की मेमोरी, मतलब 2 एरे की इंडेक्स वैल्यू वो लेके बैठा है, बाकी की है ना 98 को ये यूज़ ही नहीं कर रहा, कभी यूज़ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको 2 का यूज़ था, और 98 × 4 इतनी मेमोरी वेस्ट हो रही है। सिमिलरली यार ये 97 × 4 की मेमोरी वेस्ट कर रहा है। चलो ठीक है, ये तो, लेकिन ये कोड चल जाएंगे। अब जैसे 100 साइज का इनपुट झेलने का था मेरे कोड में, अब कोई यार मेरे को 101 वैल्यू भरवा रहा है मेरे एरे में, तो 100 तो भर जाएगी, लेकिन ये एक कहाँ जाएगी, इसलिए ये एरर देगी कि भाई तुम उस इंडेक्स पे वैल्यू डालना चाहते हो कि जो तुम्हारे एरे को अलोकेट ही नहीं है मैम रैम के द्वारा, तुम उस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो जो तुम्हें अलोकेटिंग, तो वो कैसे भरने देगा, तो यहाँ पे एरर जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में हमें ना ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जो डायनामिक हो, जो है ना रन टाइम पे अपनी वैल्यू को बढ़ा भी सके, घटा भी सके जरूरत के टाइम से, अगर उसको जरूरत नहीं है तो अपने आप को श्रिंक कर सके, अगर उसको जरूरत है तो अपने आप को बढ़ा सके। सर यही सब करने के लिए एक वेक्टर है, तो इसके लिए वेक्टर में यूज़ करते हैं। तो वेक्टर अब क्या करता है, अब जैसे मान लो वेक्टर शुरू में ना 0 का होगा, 0 साइज का, ऐसा कोई साइज नहीं होगा, 0 होगा ये। अब जैसे ये ना कोई मान लो जैसे 2 वैल्यू आई 2, तो इसकी साइज 1 हो जाएगी, और ये इंसर्ट कर देगा 2 को, फिर इसकी साइज 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे वैल्यू आई 3, तो अपनी साइज को जस्ट डबल कर देगा, 1 का जस्ट डबल 2 कर देगा, तो 2 और 3, अब इसका साइज 2 हो गई। अब जैसे मान लो कोई वैल्यू आई 4 स्टोर होने के लिए, तो अब मैंने इसको आपको क्या बोला कि जस्ट डबल कर लेगा, तो पहले 2 था, तो अब 4 साइज का वेक्टर बन जाएगा, इसमें 2 3 4 हो जाएगा, और एक ब्लैंक इसमें से रहेगी, साइज रहेगी 4। तो आपको बात समझ में आती है कि वेक्टर जरूरत पड़ने पे अपनी साइज को जस्ट डबल कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यार वेक्टर में 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, पुश बैक और पॉप बैक। अभी पुश बैक और पॉप बैक क्या है,
जैसे मान लो ये एरे है मेरा, ठीक है। अब एरे का जो, ये मैं एक बार टीचर को मिटा देता हूँ, हाँ अब समझते हैं। जो ये पुश बैक है ना, अब मान लो ये एरे है, तो ये पुश बैक क्या करेगा, जो एरे का लास्ट वैल्यू मैं ना, जहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे यहाँ तक वैल्यू पड़ी है और ये लास्ट खाली जगह है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट करेगा वैल्यूज को। और पॉप बैक क्या करेगा, पीछे से वैल्यूज को डिलीट कर देगा। अगर आपको एरे में पीछे से वैल्यूज डिलीट करनी है तो आप पॉप बैक यूज करोगे, और एरे में आपको पीछे वैल्यू पुश करनी है तो आप पुश बैक यूज करोगे। इतनी बात ही समझ में आती है कि भाई है ना, एरे मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पुश करनी है तो मैं पुश बैक यूज करूंगा, फिर पुश बैक यूज करूंगा तो यहाँ वैल्यू भरेगी, फिर यहाँ करूंगा तो यहाँ भरेगी, फिर यहाँ करूंगा तो यहाँ भरेगी। अब मान लो मुझे ये डिलीट करनी है, तो पहले मुझे ये डिलीट करनी पड़ेगी, तो ये डिलीट हो जाएगी, फिर मैं पॉप बैक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, फिर मैं पॉप बैक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, फिर मैं पॉप बैक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, फिर करूंगा तो ये, फिर ये डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे करके पॉप बैक करता है वर्क, और ऐसे करके पुश बैक वर्क करता है, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आती है। अब यार हम इसका कोड देख लेते हैं कि कोड में कैसे काम कर रहा है, वेक्टर कोड में कैसे काम कर रहा है। यार ये वेक्टर का सिंटैक्स है, वेक्टर डेटा टाइप उसका इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल, जो आपको लेना है आपकी मर्जी है, और फिर वेक्टर का नेम। ये वेक्टर का सिंटैक्स है। अब वेक्टर में एक बार इनपुट लेके देख लेते हैं, और वेक्टर का इनपुट प्रिंट करा के देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। फिर मैंने इनपुट लिया, मैंने वेक्टर को पास किया, और एक बार के लिए इसको हटा दो, ये क्या है अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और इस वाले कोड को कमेंट आउट कर दो, और केवल इस वाले को चलाओ। अब चलाओ, ठीक है। तो मैंने ना इनपुट लिया, मैंने वेक्टर पास किया, सिमिलर जो मैंने यहाँ लिखा था वो का वही मैंने लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया। जैसे ऐसे ही पास करते हैं वेक्टर को किसी भी फंक्शन में, ठीक है। तो मैंने वेक्टर पास किया, उसके बाद मैंने वही लूप लगाया, आइट्रेशन लगाया, मैंने वेक्टर के पीछे इन्हीं इंडेक्स को पुश कर दिया, मतलब मैं बेसिकली यूजर से इनपुट ले लगा, उन्हीं इंडेक्स को पुश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट में जो पुश हुआ, जो वेक्टर फाइनल बना, उसमें से लास्ट वाली वैल्यू को पॉप बैक भी कर दिया, जस्ट टू मेक क्लियरली कि पॉप बैक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर मैं इसी फंक्शन में, सेम फंक्शन में इस वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, इस इन एरेज की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब इस कोड को चलाते हैं, यार हमारा कोड सही काम कर रहा है। तो 0 से लेके 5 तक लूप चलना था, 0 से लेके 5 तक लूप चलना था। चलो इसको आप समझते हैं। तो यार देखो, ये मैंने वेक्टर पास किया, ठीक है। अब मेरा आई क्या है, 0। तो कब तक चलेगा ये कोड, जब है ना जब तक आई की वैल्यू << 5 है तब तक ये कोड चलेगा, 6 पे तो ये कोड रुक जाएगा, ठीक है। तब तक मुझे क्या करना है, वी डॉट पुश बैक करते जाना आई को। तो मैं वी डॉट पुश बैक करूँगा आई को, तो अपना आई इंडेक्स, मतलब मैं वेक्टर के अंदर इंडेक्स पुश करूँगा। तो अभी तो जब ये वेक्टर यहाँ पे आया है तब तो इसकी साइज 0 होगी। मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि बेसिक्स में, पास बाय वैल्यू का, मैं जब अपन कोई चीज़ फंक्शन के अंदर भेजते हैं तो उसकी कॉपी बनती है। तो यहाँ पे सिमिलरली यार इस वेक्टर की कॉपी बनेगी, इस वेक्टर की कॉपी बनेगी यहाँ पे। ये तो मेन वाला वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे नया वेक्टर बनेगा जिसका साइज अभी इनिशियली 0 होगा। जैसे ही अपन फर्स्ट इंडेक्स पुश कर देंगे तो ये एक डब्बा बन जाएगा, और मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अंदर 0 होगी क्योंकि आई 0 है। फिर आई इक्वल टू 1 के लिए जस्ट डबल कर लेगा अपनी साइज को, और इधर 1 स्टोर करा लेगा। फिर आई इक्वल टू 2 के लिए जस्ट डबल कर लेगा अपनी साइज को, इधर 2 स्टोर करा लेगा। अभी एक साइज बच रखी है, तो आई इक्वल टू 3 के लिए इधर शो करा लेगा। फिर आई इक्वल टू 4 के लिए जस्ट डबल कर लेगा अपनी साइज को, तो ये 4 साइज का हो जाएगा, 1 2 3 4। अब 4 भी शो करा लेगा, 5 भी शो करा लेगा, 2 स्पेस पड़ी रहेगी फालतू में, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। अब अपन ये कर लिया, पॉप बैक कर रहे हैं, तो ये पॉप बैक वाली लाइन है ना, इस वाली को डिलीट कर देगी, ठीक है। अब एरे बचा मेरा इतना, तो अब अपन इसको प्रिंट कराएंगे। तब 0 से लेके वी डॉट साइज एक फंक्शन होता है जिसमें अपन को ना साइज ऑफ वी अपॉन साइज ऑफ इंटू, वो सब करना नहीं होता, इसके अंदर इम्प्लिसिटली हैंडल होता है। तो अपन डायरेक्ट इसको यूज़ करते थे, तो वेक्टर की साइज दे देगा ये वाली। तो अपन जब इसको कराएंगे तो ये 0 से लेके 1 2 3 4 ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर आएगा 0 1 2 3 4, आप इधर देख सकते हो, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है। अब यार अपन देखते हैं, ये जो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, अब मैं इम्प्लिसिटली है ना इस फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करा रहा हूँ वैल्यूज़ को, मैं चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन मेरे को प्रिंट करा के दे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली है ना, जो मैंने वेक्टर बनाया है पहले एक बार इनपुट में पास कर दूंगा, और वो मेरे को फंक्शंस, मतलब इनपुट मेरा इंडेक्स इनपुट, मतलब वेक्टर के अंदर इनपुट आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन मेरे को प्रिंट कर दे। तो देखते हैं यार ये क्या काम करता है, क्या ये प्रिंट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। यार ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, पता नहीं कोई क्या एरर आ रहा है। तो इसको समझते हैं कि यार ये क्या हुआ एकदम से। तो यार इसका कोड ये है,
और मैं थोड़ा 2 मिनट में साफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया कि चलो पहले मेन से चालू करते हैं। मैंने लिखा ये वी है ना, तो इससे क्या हुआ होगा, मेरे को है ना जीरो साइज का एक वेक्टर मिल गया होगा। जीरो साइज का मतलब इसकी अभी कोई साइज नहीं है, ये इसकी जीरो है ना। तो अब मैं जैसे इनपुट कॉल कर रहा हूँ, सर ये वाला मतलब मैं ये वाला वेक्टर है ना इधर भेज रहा हूँ, लेकिन मैंने तुमको बताया कि पास बाय वैल्यू है, मतलब इसकी कॉपी जनरेट होगी। पास बाय वैल्यू अपन जिस भी वेरिएबल के लिए फंक्शन के वेरिएबल के लिए डेटा डेटा स्ट्रक्चर, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, चाहे मैप हो, वेक्टर हो, ट्री हो, कुछ भी हो, अगर पास बाय वैल्यू करते हैं तो उसकी कॉपी जनरेट होती है, वो ओरिजिनल पास नहीं होता। मतलब ये वाला जिस एड्रेस पे ये वाला वी स्टोर है ना, वो एड्रेस पास नहीं होगा, नया मेमोरी में वी बनेगा, वेक्टर नया वेक्टर बनेगा जिसकी साइज अभी इनिशियली जीरो होगी। अब मैंने बताया कि कैसे इनपुट आएगा, आपको पता है 1 0 1 0 1 2 3 4 इनपुट आएगा, कैसे आएगा मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, इनपुट आएगा, मैं ये वाला कोड तो कमेंटेड है तो चलेगा नहीं। अब मैं आऊँगा इधर, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इधर आऊँगा ना इस लाइन के बाद, आपको पता है मैंने आपको बेसिक से पढ़ा था स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ये वी बना, इसने इनपुट लिया। अब ये इस लाइन के बाद जैसे ही मैं इस ब्लॉक के बाहर एग्जिट होऊंगा तो मेमोरी में से यार ये वी डिलीट हो जाएगा, ये वी मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा, मेमोरी में से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब मेमोरी में ये वी कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है ना। अब ऐसा हो जाएगा, तो जब ये वी डिलीट हो गया तो, और अब मैं इस फंक्शन में आया तो इसके लिए दोबारा से वी बनेगा, पास बाय वैल्यू है तो वी बनेगा, नया नया वी बना। अभी इसकी इनिशियल साइज जीरो होगी। अब मैं एरे प्रिंट करना चाहता हूँ लेकिन एरे के अंदर साइज जीरो है, कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। और एक मैसेज इधर साइज से मैं चेक कर लूंगा कि साइज जीरो है, तो मुझे पता चल जाएगा कि साइज जीरो है। और वही आ रहा है आंसर, देखो कि कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है और इसकी साइज जीरो है क्योंकि कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिकली आपने ना इसके अंदर वी पास किया, लेकिन यहाँ पे इसकी वी की है ना एक कॉपी बनी, उस कॉपी के अंदर वैल्यूज गई। अगर आप इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे थे तो वो वैल्यूज प्रिंट हो रही थी क्योंकि वो इस फंक्शन के स्कोप के अंदर थी, लेकिन अब यहाँ नहीं करा रहे, स्कोप से बाहर जा रहे हैं तो इस वी की एक्जिस्टेंस खत्म हो गई। जैसे ही इस वी की एक्जिस्टेंस खत्म हो गई और फिर ये वाली लाइन कॉल हुई तो एक वी और बना मेमोरी में, जिसके अंदर इनिशियली स्टार्टिंग साइज जीरो थी, उसकी वैल्यूज आप प्रिंट करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। और लास्ट में उसकी साइज प्रिंट करा रहे हो तो पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू साइज जीरो है क्योंकि वो अभी भी क्रिएट हुआ है, उसके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं गई है। फिर वापस आप मेन में रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न जीरो हो रहा है, इसलिए आपका ना ये वाला आंसर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। तो अब भैया ये बताओ कि हम पास बाय वैल्यू की चीज़ को हटाएं कैसे, हमको तो यार ये एक ही वैल्यू एरे से पास करना है। फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट, बाय रेफरेंस भेजते हैं इसको। हाँ ये रहा, ये एड्रेस ऑपरेटर अभी हम पॉइंटर में पढ़ेंगे ये बेसिकली। अभी ये एंड, इसको एंड बोल लो क्या है, ठीक है ना। तो ये भी क्या काम कर रहा है ये मैं आपको तो बताता हूँ, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या चीज़ है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंटर्स वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कितना एफिशिएंटली इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। देखो, अब मैंने ये वाला कोड तो कमेंटेड है तो चल रहा होगा, तो ये वाला कोड चल रहा होगा तो मतलब प्रिंट करेगा, तो कुछ भी ये वाला कोड प्रिंट करेगा। तो वेक्टर है मेरा और मैंने इनपुट लिया मैंने ये वाले जीरो से लेके फाइव, जीरो से लेके मैंने 5 तक इनपुट लिया होगा, फिर एक पॉप बैक कर दिया होगा तो जीरो से लेके 4 तक, और फिर इस वाले कोड ने उसको प्रिंट कर दिया। देखो जीरो से लेके 4 तक ही प्रिंट हो रहा है और इसका साइज भी प्रिंट हो रहा है जो कि 5 है, ठीक है। तो ये वाली बात मुझे समझ में आती है कि कैसे है ना पास बाय रेफरेंस, जो मैंने लगाया ना भी एंड ऑपरेटर्स को बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, ठीक है, कैसे पास बाय रेफरेंस हो रहा है, ये वाली चीज़ मेरे को समझ में आती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब अगर अपन एक बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में जो भी बहुत खूबसूरत है, जैसे इंट ए आर इक्वल टू 4 मैंने लिखा, तो एक मेमोरी में 4 डब्बे असाइन हो गए होंगे इस एरे को, जो 4x4 इक्वल टू 16 बाइट के होंगे, 16 बाइट की मेमोरी इस एरे को असाइन हो गई होगी, ठीक है। लेकिन अब यार यहाँ पे तुम समझो कि जैसे मैं लिखता हूँ, एक सेकंड मैं रब कर देता हूँ, यार जैसे मैं लिखता हूँ ना ए आर ऑफ जीरो, अब यार ये चीज़ किसको दर्शाता है, मैंने तुमको बोल तो दिया ए आर ऑफ जीरो मतलब ये, ए आर ऑफ वन मतलब ये, ए आर ऑफ टू मतलब ये, लेकिन यार भैया ये तो बताओ कि ये लाइन वर्क कैसे कर रही है। सर इस चीज़ का आंसर छुपा है पॉइंटर में। फिर से यार ये पॉइंटर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट टू गिव अ टेस्ट, जस्ट टू गिव अ नॉलेज, मैं तुमको ये बताता हूँ कि क्या कैसे काम कर रही है। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया तो पहले लिख रखा है तो स्किप कर दो इस चीज़ को, तो डरना मत, पॉइंटर में बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, लेकिन बस तुम्हें हल्का सा बता रहा हूँ कि कैसे काम कर रही चीज़ें। तो जब मैं लिखता हूँ ना ए आर ऑफ जीरो, तो अंदर कुछ कुछ ऐसा हो रहा होता है, ए आर आर प्लस जीरो। जब मैं लिखता हूँ ए आर आर वन,
तो ये होता है ए आर आर प्लस वन। जब मैं लिखता हूँ ए आर आर प्लस टू तो ए आर आर टू, तो मैं लिखता हूँ ए आर, इसका मतलब होता है ए आर आर प्लस टू। तो वैसे सिमिलरली जब मैं लिखता हूँ ए आर आर ऑफ आई, तो उसका मतलब होता है ए आर आर प्लस आई। ये तो हो गया ए आर आर प्लस आई, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स है कुछ भी मान लो, जैसे ए आर आर ऑफ वन मतलब ये, ए आर आर ऑफ वन मतलब ये ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की वैल्यू भी तो चाहिए अपने को। अब इस वैल्यू के लिए हम ये लगाते हैं स्टार। अब यार ये स्टार क्यों लगाते हैं, ये कैसे आया, हम ये यहाँ पे आ रहा है तो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स में। जब आपको एक बार पॉइंटर्स क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर कैसे काम करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये एंड क्या होता है, ये स्टार क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंटर्स में। ठीक है, तो लेकिन मैं अब इसको आपको ना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ए आर ऑफ आई का मतलब होता है स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई। तो यार स्टार ऑफ आई प्लस ए आर आर, और ये बिल्कुल सेम ही ऑपरेशन है, क्योंकि अपन ना एडिशन ही कर रहे हैं, एडिशन में नंबर इधर लिखो या नंबर इधर लिखो कोई मतलब नहीं होता। तो ए आर प्लस आई, तो आई प्लस ए आर एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जब ये इसके इक्वल है तो यार आई ऑफ ए आर भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए ना, लॉजिकली तो यही है। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं कि क्या ये सही बात है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा था ना, तो ये कर रहा था मैं। अब जैसे अब जैसे ये ए आर ऑफ थ्री है ना, तो ये सेकंड वैल्यू नहीं आएगी, मैं वन कर देता हूँ इसको एक बार। तो अभी तीनों वैल्यू सेम आएगी, तो इसको देख ले क्या हो रहा है। हाँ, तो अब सेकंड, अब मैं मेरे को ना सेकंड वैल्यू प्रिंट करनी है ए आर की, तो अपन सेकंड वैल्यू दे तो सही पहले। तो लेट अपन कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, टू हमारी सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, हम सिक्स हम लेते हैं, फाइव हम फोर, एक और रह गया ना, हाँ। तो इसे सेव करते हैं यार। तो हम एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर पांच वैल्यू है, पांच साइज का एरे है। हम पहले क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए आर ऑफ वन। हम सबको पता है ए आर ऑफ वन सिक्स होगा, जीरो वन टू थ्री फोर। तो ए आर ऑफ वन ये होगा। ठीक है, तो हम अब हमने बायोलॉजिक देखा कि वन वन ऑफ ए आर आर और ए आर ऑफ वन एक ही चीज़ है। और इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है, इसी लॉजिक से ए आर आर प्लस वन लिखो या फिर वन प्लस ए आर आर लिखो, तभी हम ये वाली चीज़ भी लिख पा रहे हैं, तो उसका भी स्टार। ठीक है, तब ये चीज़ हम देख लेते हैं करके कि काम कर भी रही है, फिर ऐसे बोल दिया गया है ये काम कर रही है। हाँ, सिक्स वैल्यू आ रहा है ना, हाँ सिक्स है हमारा। तो ये सिक्स आ रहा है, सेकंड पे सिक्स पड़ा है, सेकंड पे सिक्स पड़ा है, सेकंड पे सिक्स पड़ा है, और सेकंड पे सिक्स ही पड़ा है। तो ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो या ये फिर ये लाइन लिखो, तो ये सब वर्क कर रही है। मैं तुमको अगर दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पे भी यही काम करेगा जो लिखा गया है। जैसे मैं लिख दूँ इसको, क्या था, ए आर आर प्लस आई। ठीक है, इसको करते हैं अब, ये हटाओ, ये हटाओ, ये प्रिंट करते हैं अब। यार देखो प्रिंट हो रहा है ये चीज़ लिखने के बाद भी, तो समझ में आ गया कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, और ये चीज़ क्यों काम कर रही है। इसका आंसर पॉइंटर में देंगे इसका आंसर, क्योंकि भी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से टू डी एरे की, क्योंकि टू डी एरे क्या चीज़ है। तो टू डी एरे को तुम्हें समझो कि जैसे टू डी एरे है तो वो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वन डी एरे। हाँ, टू डी एरे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वन डी एरे जो एक साथ स्टैक्ड होते हैं। जैसे एक वन, जैसे पेन रखता हूँ, ये टू डी एरे है, मान लो ये टू डी एरे है, तो यहाँ पे एक वन डी एरे होगा, इसके ऊपर एक वन डी एरे होगा, इसके ऊपर एक वन डी एरे, इसके ऊपर एक वन डी एरे। तो वन डी एरे एक साथ स्टैक किए वो वैसा टू डी एरे होता है। एक अज्यूम करो मैट्रिक्स, दिमाग में एक मैट्रिक्स अज्यूम करो, जिसमें ये एक वन डी एरे है, ये एक वन डी एरे है, ये एक वन डी एरे है। ऐसा इमेजिन करो, और होता एक्चुअली में ऐसा है, मतलब दिख रहा, मतलब ये बस स्पेस की कमी है, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, बाकी एक ही चीज़ है। एक वन डी एरे, एक वन डी एरे, एक वन डी एरे, ये पूरा एक एरे में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक एरे के अंदर, एक बड़े एरे के अंदर छोटे छोटे वन डी एरे, इसको तुम बोल सकते हो टू डी एरे। तो थ्री डी एरे क्या होगा यार, मल्टीपल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टू डी एरे, टू डी एरे, टू डी एरे, टू डी एरे, और टू डी एरे क्या है, इसके अंदर भी वन डी एरे, वन डी एरे, वन डी एरे। तो समझ में आती है कि बात है ना कि थ्री डी एरे क्या होगा और टू डी एरे क्या होगा। तो इसके बाद शायद मैंने इस वैल्यू में करा था, हाँ हाँ। तो टू डी एरे को तुम ऐसा समझो। ठीक है, अब मैं तुमको टू डी एरे का कोड दिखा देता हूँ फटाफट। तो हमने यार ये कवर कर लिया है, ये टू डी एरे का है, और ये वेक्टर ये भी कवर कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करो।
यार ये 2D एरे है, तो पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट कैसे आ रहा है, फिर समझने में आसानी होगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक 2D एरे जिसके अंदर दो छोटे छोटे 1D एरे हैं। पहला 1D एरे 1 2 है, दूसरा 1D एरे 3 1 3 है। तो इसको एक बार समझते हैं कि क्या प्रिंट कर रहा है। तो कोड आपकी स्क्रीन पे है, तो इसको कुछ ऐसे इमेजिन करो। देखो हम्म, हम्म, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। तो मैं 2D एरे बनाना चाहता हूँ 2x2 का। मैं 2x2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक मान लो, एक बड़ा एरे मान लो, एक बड़ा एरे मान लो, टू टू साइज का। 2x2 का 2D एरे बना रहा है, तो एक 2 साइज का बड़ा एरे है जिसके एक इंडेक्स पर एक एरे पड़ा है 1D, जिसके एक अगले इंडेक्स पर 1D एरे पड़ा है। मैंने क्या बोला बेसिकली, आप बड़ा एरे ऑफ मल्टीपल छोटे छोटे एरे, मतलब आप बड़ा 2D एरे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल छोटे छोटे 1D एरे, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे एक छोटा 2D एरे 1D एरे पड़ा है, और इसके भी एक इंडेक्स पे 1D एरे पड़ा है। तो आप समझते हैं कैसे पड़ा है। बड़ा एरे कंसिस्ट ऑफ छोटा एरे जीरो इंडेक्स पर, और बड़े एरे का फर्स्ट इंडेक्स पे एक छोटा दूसरा एरे। ये ऐसे समझो, इसको दिमाग में समझो। बस अगर मैट्रिक्स लेके चलोगे तो और इजी पड़ेगा ऐसा। अभी मैं आगे कराऊंगा ये रहा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब हम देख रहे हैं, अब इसको प्रिंट करा के देख रहे हैं, हम इसको हम समझ में आ गया तो ठीक है ऐसे स्टोर है, इसको प्रिंट कैसे कराएंगे। हमने सबने पैटर्न्स पढ़े हैं, तो खूब बड़ा मैंने कि पैटर्न्स पढ़ के आना। मैंने लास्ट वीडियो में शायद लिंक भी दिया था जीएफजी का, तो आप पैटर्न्स पढ़ के आना। उसमें पैटर्न्स के सवाल करना, उसमें शायद 16 17 सवाल थे, वो सारे करना। तो आई इक्वल टू 0 से <2, क्योंकि मुझे साइज पता है अभी, तो मैं <2 से चला रहा हूँ। 0 और बेसिकली 1, इंडेक्स n-1 n2 है। तो आई चला रहा हूँ, अंदर जे चला रहा हूँ। तो आई तो मेरा मान लो एक बार रो के लिए, और जे मान लो कॉलम के लिए। ठीक है, तो मैं आई चला रहा हूँ। तो आई हो गया 0 वाला, ये जब आई 0 होगा तो इसके लिए पूरा जे ये वाला लूप चलेगा। फिर आई जब 1 होगा तो इसके लिए भी एक बार जे पूरा चलेगा। तो आई जब 0 है, जब आई 0 है तो तब की बात कर लेते हैं। जब आई 0 है तो पहली बार जे 0 होगा, और मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, आई कॉमा जे, ए आई जे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, सबको आता होगा, मैट्रिक्स सबने पढ़ रखा है। तो ए आई जे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ए 0 पे जे 0 की वैल्यू 1, वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जे की आइट्रेशन के लिए आई आई तो कांस्टेंट था, आई तो भी रुका हुआ है, जे वर्क कर रहा है। तो आई 0 पे जे 1 की वैल्यू जो कि 2 है, मैं वो प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जे वाला लूप कंप्लीट हो गया, एंडल हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तो जैसे 1 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा कंपाइलर, यहाँ प्रिंट करेगा। तो अब ये ऐसे होगा आई इक्वल्स टू 1 के लिए। अब आई की सेकंड आइट्रेशन चलेगी, 0 चल गई, अब 0 के बाद 1 चलेगी, 1 के बाद नहीं चलेगी क्योंकि कंडीशन नहीं है। तो 1 1 चलेगा। अब 1 के लिए जे भी चलेगा, तो 1 के लिए 0, मतलब बेसिकली ए 1 0 वाली पोजीशन ये, तो ये प्रिंट करेगा 1, और 1 1 वाली पे ये, बेसिकली ये 1 0 पे ये, और 1 1 पे ये वाली वैल्यू। इसको थोड़ा और बेटर एज्यूम करते हैं, लेते हैं मैट्रिक्स, और इसको करते हैं अब। अब यार सबको पता है कि मैट्रिक्स अपन ए, मैट्रिक्स के एक ब्लॉक एक सेल को अपन ए आई जे में कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो यार ये तो मान लो ए 0 0 वाला कॉलम, मतलब बेसिकली रो भी 0 है जिसका कॉलम भी 0 है। तो ये हो गया ए अपना 0 1 वाला कॉलम, ये हो गया ए 1 0 वाला, और ये हो गया 1 1 वाला। तो यहाँ पे तो अब है ना, जब आई भी 0 होगा और जे भी 0 होगा, बेसिकली ये वाला आई भी 0 है और जे भी 0 है, मतलब रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है, तो 1 स्टोर होगा यहाँ पे तो। ठीक है, और जब आई 0 होगा और जे 1 होगा, बेसिकली ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे 2 स्टोर होगा। फिर यहाँ पे 1 1 स्टोर होगा, यहाँ पे 3 स्टोर होगा, बेसिकली साइमल्टेनियसली इसके लिए। तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो यार तुम कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंट सबको पता है, बेसिकली सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वी आई जे हो गया, वेक्टर वेक्टर ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है ना, ये ए आर आई जे या फिर वी ऑफ आई जे बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अब ये हो गया 2D एरे। 2D एरे ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब इस पे आप है ना अलग अलग, इस पे अलग अलग कोड करेंगे। हम आगे की शीट में क्वेश्चन है, तो इसको मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे यार आप है ना बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे ये है, अब इन दोनों के सम प्रिंट कर सकते हो। फिर तुम रो वाइज सम कर सकते हो, कॉलम वाइज सम कर सकते हो। इनको लेफ्ट रोटेट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। बेसिकली एक एरे के अंदर इन दोनों की वैल्यू को रिवर्स प्रिंट कर सकते हो, इनकी वैल्यू को रिवर्स प्रिंट कर सकते हो। जैसे अभी 1 2 आ रहा है, तो 2 1 आंसर आना चाहिए।
तो बेसिकली तुमको कुछ नहीं करना, यहाँ से 0 से लेके n तक चलाया लूप, तो n से लेके 0 तक चला देना, तो पहली वाली प्रिंट होगी, फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये सब तुम छोटी छोटी चीज़ें तुम खुद से करोगे, तुम्हें है ना 2D की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो सब तुम करना, ठीक है, HW में। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर, क्योंकि तुम जितने भी लीड कोड पे देखोगे, कोडिंग निंजा पे देखोगे, कोड स्टूडियो पे देखोगे, सब जगह है ना वेक्टर ही यूज़ होने वाला है, क्योंकि यार वेक्टर डायनेमिक है, अपने हिसाब से सिंक और अपने को घटा सकता है बेसिकली ये। लेकिन बस जीएफजी पे है ना कई बार एरे यूज़ होता हुआ तुमको दिखेगा, तो वहाँ पे एरे यूज़ होता है, शायद बहुत बार मैंने देखा है जीएफजी पे एरे यूज़ होता है। तो वेक्टर वेक्टर भी यार बिल्कुल सेम टू सेम है, स्टैकिंग ऑफ मल्टीपल 1D एरे, और अगर तुमको 3D एरे बनाने में जरूरत पड़ती नहीं है, पर अगर बनाने हैं तो स्टैकिंग ऑफ मल्टीपल 2D एरे इज अ 3D एरे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा है। तो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं 2D वेक्टर का। तो इसको तो मैं कमेंट, इसको रन कर दिया था, हाँ रन कर दिया था, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए, और इसको मैं कमेंट आउट से फ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो यार ये मेरा सिंटेक्स होता है। अब ये काम कैसे कर रहा है पहले तो तुम ये देखो, फिर ये आउटपुट क्या आ रहा है मैं तुमको बताता हूँ। तो यार ये इसको मैं रब कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, और इसको भी रब कर ही देते हैं एक बार। ठीक है, तो अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो मैंने जब तुमको बोलता हूँ कि वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या है, 2D वेक्टर क्या है, मतलब एक सिंगल डी 1D वेक्टर क्या होता है। तो एक 1D वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज, मैं इंटीजर वेक्टर की बात कर रहा हूँ। एक मल्टीपल सिंगल 1D वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज। तो एक वेक्टर ऑफ वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल 1D वेक्टर्स। एक 2D वेक्टर एक वेक्टर स्टोर करेगा, मतलब जैसे मैं एक 1D वेक्टर में अगर इंटीजर टाइप है तो मैं पुश बैक क्या करता हूँ, इंटीजर वैल्यू को पुश बैक करता हूँ पीछे। तो एक 2D वेक्टर में पीछे एक पूरा वेक्टर पुश बैक करूंगा जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होगी, समझ में आ रहा है। जब मैं एक सिंगल डी वेक्टर में इंटीजर वैल्यूज या कैरेक्टर वैल्यूज कुछ पुश बैक करता हूँ, तो वो होता है 1D वेक्टर, स्केलर वैल्यूज पुश बैक करता हूँ। तो अगर मेरे को 2D वेक्टर चाहिए तो मुझे है ना एक स्केलर वैल्यू का वेक्टर पुश बैक करना पड़ेगा, तो वो 2D वेक्टर होगा। बेसिकली बहुत ईजी समझ में आ रहा होगा इतने देर में। तो उसका सिंटेक्स होगा क्या, जैसे मैं 1D वेक्टर के लिए सिंटेक्स बनाता हूँ कि एक वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज। तो अगर मेरे को 2D वेक्टर बनाना है तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल 1D वेक्टर। अब जैसे मान लो यहाँ पे 3D वेक्टर का एग्जांपल बनाना होता, 3D वेक्टर क्या होता, 3D वेक्टर वी ऑफ वेक्टर ऑफ इंट ऑफ ये वी सी मान लो। अब ये क्या है, ये तो हो गया अपना 1D वेक्टर। जब ये 1D वेक्टर एक वेक्टर में गया तो ये हो गया अपना 2D वेक्टर। जब ये 2D वेक्टर भी किसी वेक्टर में चला गया तो ये हो गया अपना 3D वेक्टर। ये समझ में आ रहा होगा यार। अब समझ में आ रहा होगा कि ये वेक्टर के डायमेंशन कैसे बढ़ते हैं। बेसिकली इनको मशीन लर्निंग में टेंसर्स भी बोलते हैं, मशीन लर्निंग लेमन लैंग्वेज में टेंसर्स बोलते हैं इनको हम, डेटा साइंस वाले। तो ये तो हो गया अपना वेक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं इसको अब इस पे इसका इनपुट लेना सिखाता हूँ कि 2D वेक्टर में इनपुट कैसे लेते हैं। तो मेरे को इनपुट लेने के लिए आइटरेट करना पड़ेगा पूरे वेक्टर पे। तो इस बार मुझे क्या ये ध्यान रखना है कि मुझे एक वेक्टर पुशबैक करना है पूरा का पूरा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये बड़ा सा 2D वेक्टर मान लो यार। और इसके अंदर ऐसे वेक्टर मान लो, इंडेक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ये 0 मान लो, ये 1 मान लो, 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। तो ये 5 साइज का एक 2D वेक्टर मान लो, 5 साइज का 2D वेक्टर, ठीक है, 5 साइज का 2D वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ith 0 के लिए, इस वाले के लिए, मैं इस वाले के लिए कर रहा हूँ, इस वाले के लिए, ठीक है। मैं अरे यार, ठीक है, मैं इस वाले के लिए क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर बना रहा हूँ V1। उसके अंदर मैं उस वेक्टर के अंदर मैं वैल्यू पुश कर रहा हूँ, इस वाले के अंदर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ V1, इसका नाम V1 है ना, V1 नाम में बता दो। तो इसके अंदर में 5 वैल्यूज है, 0 1 2 1 2 3 4, मतलब वैल्यूज ही नहीं है इंटू द इंडेक्स, सॉरी, 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4। हाँ, तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, इस कॉपी कर लेते हैं अगर काम आएगा, ठीक है। तो मैं इंडेक्स 0 के लिए क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर बना रहा हूँ V1, और इसको है ना इस इंडेक्स पे
इस पे पुश बैक कर रहा हूँ बेसिकली। अभी अभी जो ये जो वेक्टर इसकी साइज 0 होगी तो अभी ये सब कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने बना तो दिया लेकिन सब कुछ भी नहीं होगा। तो 0 साइज के लिए पहला डब्बा बनेगा और ये वेक्टर इसमें पुश बैक हो जाएगा। ठीक है, जब आई इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा तो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, 0 0 का मैं एक वेक्टर पुश करा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी है ना 0 0 का एक वेक्टर पुश हो जाएगा। ये सॉरी, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे भी पुश बैक हो जाएगी। ये भी समझ में आती है। तो वैसे जब मैं ना आई इक्वल टू 2 के लिए लूप चलाऊंगा तो सेम बार है ना ये वाली चीज़ है ना यहाँ पे भी पुश बैक हो जाएगी। तो सेम बार फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे भी पुश बैक होगी और सेम बार ये वाली चीज़ यहाँ पे भी पुश बैक हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है? ये मैं जब बोलता हूँ कि मल्टीपल 1D वैक्टर्स तो वो कैसे स्टोर हो रहे हैं रैम में, समझ में आ रहा है? हर इंडेक्स पे एक वेक्टर स्टोर हो रहा है, हर इंडेक्स पे एक वेक्टर स्टोर हो रहा है, हर इंडेक्स पे एक वेक्टर स्टोर हो रहा है, हर इंडेक्स पे एक वेक्टर स्टोर हो रहा है और हर इंडेक्स पे एक वेक्टर स्टोर हो रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट सोचो, इसका आउटपुट मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। इसी एग्जांपल को लो और इसका आउटपुट प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। चलो थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब इसका आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं लिखता हूँ वी डॉट साइज तो यार इंटरनली अपने आप है ना वेक्टर की साइज मुझे ला के दे देता है, मुझे ना एक्सप्लिसिटली वेक्टर की साइज निकालनी नहीं पड़ती। और लेकिन इसकी एक बात सुनो, जब मैं लिखता हूँ वी सी डॉट साइज तो मुझे इस वेक्टर की ये साइज मिलती है यानी कि 5। अगर मुझे इस वेक्टर की साइज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वी ई सी डॉट जीरो डॉट साइज, वी ई सी जीरो पे जाओ, वहां पे एक वेक्टर पड़ा है उसकी साइज प्रिंट करके दो। अभी यहाँ पे हमारे केस में वो भी 5 ही है। ठीक है, जब मेरे को ये वाली साइज की होती है तो मैं क्या बोलूँगा? वी ई सी जीरो पे जाओ, वहाँ पे एक वेक्टर पड़ा है उसकी साइज मुझे प्रिंट करके दो। तो मैं अगर वहाँ पे एक वेक्टर नहीं पड़ा होगा इन द केस तो ये एरर दे देगा अपने को कि अब साइज फंक्शन एरर पे काम करेगा, सॉरी साइज फंक्शन वेक्टर पे काम करेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि यार वी सी साइज लिखता हूँ तो मैं तो ये बाहर वाले 2D एरे का पूरा का साइज प्रिंट करके देता है। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई एरे पड़ा है उसकी साइज निकालनी है तो मेरे को उस इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, फिर मुझे उस इंडेक्स की साइज निकलेगी। चलो ये बात समझ में आती है। तो अब अपन इसका आउटपुट निकाल रहे थे, अब इसका आउटपुट निकालते हैं। तो वी साइड इधर 5 स्टोर हो जाएगा, ये भी 5 है। चलो ये कर ही रहा है क्या? हाँ चलो ये बढ़िया है। जब मैं वी ऑफ आई लिखता हूँ ना तो मेरे को इन एक एक एरे, अब एक सेकंड से यहाँ पे सुनो, मेरे को क्या करना है? ये प्रिंट कराना है आउटपुट, ये वैल्यूज प्रिंट करानी है, ये वैल्यू प्रिंट करानी है, ये वैल्यू करानी है, करानी है और ये करानी है। तो मैं पहले तो इस पे लूप चलाऊंगा। ठीक है, इस पे लूप चलाया मैंने, ये बाहर वाला। अब मेरे को इस इंडेक्स के लिए इस पे लूप चलाना पड़ेगा, इस इंडेक्स के लिए इस पे लूप चलाना पड़ेगा, इस इंडेक्स के लिए इस पे चलाना पड़ेगा, इसके लिए इस पे चलाना पड़ेगा, इसके लिए भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ यार। वेक्टर ऑफ आई में पहली बार 0 होगा तो 0 पे जाके इस पे लूप चलाओ, 0 पे जाके इस पे लूप चलाओ। अब हमारे केस में सारे 5 है तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 5 भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे कंपाइलर पे करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि अंदर क्या, पता यहाँ पे 6 साइज का एरे हो, यहाँ पे 8 का हो, यहाँ पे 9 का हो, यहाँ पे 10 का हो। तो वहाँ पे हम करने का तरीका यही है और ये बिल्कुल सही तरीका है, हमें यही करना चाहिए। ठीक है, तो अगर लेकिन हमें ये श्योरिटी हो कि हर इंडेक्स से 5 साइज का एरे पड़ा है तो यहाँ पे अपन 5 भी ले सकते हैं। तो ये वी ऑफ आई डॉट साइज बेसिकली इन एरे की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी वेक्टर डॉट साइज इस पूरे की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात भी मुझे समझ में आती है। ठीक है, तो अब इस पे लूप चला गया, अब इस पे लूप चल गया और 0 पे आ गया और इस पे लूप चल रहा है। तो अब इसकी वैल्यू ये और ये और ये 5 बार ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई तो कांस्टेंट हो गया ना 0, आई 0 कांस्टेंट हो गया और जे की वैल्यू चेंज हो रही है, जे की वैल्यू बार 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी। तो ये बाबा ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए जे की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ये प्रिंट होगी, प्रिंट होगी। और हर एक ब्लॉक की वैल्यू, हर एक इंडेक्स के बाद एरे प्रिंट करने के बाद अपन एक हैंडल दे रहे हैं तो इसका आउटपुट आएगा 0 0 0 0 0, फिर हैंडल 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बेसिकली ऐसे 5x5 का 0 का मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, आप समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिंट हो रहा था। ये देखो यार 5x5 का 0,0 का मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यार ये इतना सा कोड ये 0 0 के मैट्रिक्स कैसे लेके आ रहा है। अब मैं तुमको जैसे बोल रहा था कि मैं वी डॉट आई डॉट साइज के यहाँ पे 5 भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे सारे वेक्टर 5 साइज के ही हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लिख के देता हूँ। और ये तुमको क्रॉस चेक करा देता हूँ कि ये वाला कोड भी वर्क करेगा। देखो यार ये कोड वर्क कर रहा है। अब लेट से मैं यहाँ पे है ना इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ तो मेरे वेक्टर मैं पहले 5 0 पुश कर रहा था तभी तो मेरे वेक्टर की वैल्यू 5 आ रही थी। अब लेट से मैं इसको इसी साइज को चेंज कर रहा हूँ, लेट से मैं इसको कर दूँ 15। ठीक है, और अब मैं चलाऊँ इसको तो अब क्या प्रिंट कर रहा है? अब ये केवल 5 ही प्रिंट कर रहा है, अभी केवल 5 ही प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि 5 ही इसकी साइज होने वाली है।
तो बाकी की जो 10 साइज में वैल्यू पड़ी नहीं उसको प्रिंट ही नहीं कर रहा। अब लेट्स उसको चलानी है तो उसको वापस तो मैं वही लिखना पड़ेगा बी सी, और लेट्स 15 लिख लो आप, क्योंकि 15 सब में कॉन्स्टेंट है। अब 15 साइज का वो प्रिंट होगा, ये देखो यार 15 साइज का प्रिंट हो रहा है, 15 साइज का प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 वैल्यू स्टोर हुई है, 15 वैल्यू स्टोर हुई है, लेकिन तुम लूप ही 5 बार चला रहे हो, बाकी की 6 से लेके 14 तक का लूप ही नहीं चल रहा, n-1 तक 6 से लेके 14 तक का लूप चल ही नहीं रहा। तो इसलिए हमें ना यहाँ पे इसलिए ये ऐसी कोई एरर ना आए, कोई वैल्यू ना छूट जाए, इसलिए हम सिंपली लिख देते हैं वी सी डॉट आई डॉट साइज। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं एक बार इस वेक्टर की साइज़ की, एक बार बात कर रहे हैं इस वेक्टर की साइज़ की, एक बार बात कर रहे हैं इस वेक्टर की साइज़ की, और एक बार बात कर रहे हैं इस वेक्टर की, और इस बार बात कर रहे हैं इस वेक्टर की साइज़ की। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। तो अब यार सारा टॉपिक कवर हो चुका है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे बिल्कुल एक आइडिया मिल जाए कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, और वेक्टर पे करेंगे। तो कॉनकैटिनेशन, ये बेसिकली शीट में नहीं है क्वेश्चन, पहले था मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसको है ना एक एग्जांपल वाली वीडियो में एक और कर लेंगे, तो जिससे है ना बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो तुम ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर array nums of length n, you want to create an array answer of length 2n where answer of I double equals to nums of I and answer of I plus n double equals to nums of I। ओके, और ये कुछ कंसर्न दे रखा है और बोला कि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। कहीं पे तुमको एक गिवन होगा कि वन बेस इंडेक्सिंग है, तो तुम ध्यान रखना वहाँ पे जो हम एरे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे वन से होगा, लेकिन 99% केस पे 0% बेस इंडेक्सिंग मिली हुई होती है। आंसर इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, बेसिकली चलता है हमारे नोट पैड पर। सर ये क्या बोल रहा है अभी देखो क्वेश्चन में, ये मेरे को बोल रहा है कि 1 to 1 एक नम्स एरे गिवन है, मुझे एक आउटपुट में आंसर एरे ला के दो, जिसमें ना इस एरे को जोड़ के बेसिकली इसी के आगे यही वैल्यू जोड़ के एक नया एरे बन जाए, मतलब बेसिकली कॉन्कैटिनेट हो जाए। तो ये बेसिकली दो मेजर लाइन बोल रहा है, आंसर ऑफ आई डबल इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई के जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, सेम आंसर ऑफ आई के। चलो मैं तुमको ये मिटाता हूँ और समझाता हूँ, समझ में नहीं आएगा। Oh shit। तो ये मुझे बोल रहा है, तो ये मुझे बोल रहा है कि आंसर ऑफ आई, एक आंसर बना लो पहले तो जिसकी लेंथ 2n हो। ठीक है, एन इज 3 था, तो मैंने अब 2n का लेंथ बना लिया। ठीक है, 6 साइज का बना लिया एरे। अब एरे बना लिया, तो जब जो एन आंसर की जिस इंडेक्स के लिए जो मतलब सॉरी नम्स के जिस इंडेक्स के लिए जो वैल्यू पड़ी है ना, आंसर के उसी इंडेक्स के लिए वो वैल्यू स्टोर कर दो। मतलब जैसे नम्स के 0 के लिए 1 पड़ा है तो आंसर के लिए 0 के लिए भी 1 डाल दो, नम्स के 1 के लिए 2 पड़ा है तो आंसर के लिए 1 के लिए भी 2 डाल दो। अब नम्स के 2 के लिए 1 पड़ा है तो इसके लिए 2 के लिए भी 1 डाल दो। लेकिन अब नम्स का 3 4 5 तो है नहीं, लेकिन अब इधर भी वैल्यू जाननी है, वो वैल्यूज का डालनी है, वो हमें नेक्स्ट लाइन से पता चलेगा। बेसिकली ये बोल रहा है आई प्लस एन, मतलब पहली एन वैल्यूज के बाद वाले इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि लाइन लेंथ अपन ने 2n करी है, तो nth एलिमेंट के बाद वाले एक्सेस को एलिमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो अपन जब करेंगे आई इक्वल टू 0 के लिए, जब ये आई इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, तो एक तो वैल्यू इधर पुश होगी और एक वैल्यू है ना इधर पुश होगी। वो कैसे होगी, 0 प्लस एन, एन क्या है 3, तो 0 प्लस 1 3 करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पुश होगी। तो जब आंसर की वैल्यू यहाँ पे क्या पुश होगी, नम्स की वैल्यू 0 पे जो वैल्यू थी, ठीक है, अपन नम्स की वैल्यू 0 के लिए चेक कर रहे हैं। तो जब आई की वैल्यू 1 हुई, मतलब बेसिकली ये वाला, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो आई प्लस 3 करेंगे, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4, 1 प्लस 3 करेंगे 4। तो जब आई की नम्स ऑफ 1 के लिए है ना, यहाँ एरे 4 में भी यही वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो जब अपन करेंगे आई इक्वल टू 2 के लिए, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो जब अपन नम्स इक्वल टू 2 के लूप चलाएंगे, नम्स इक्वल टू 2 के लूप चलाएंगे, तो एरे ऑफ आई प्लस एन मतलब 5 इंडेक्स 2 प्लस 3, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू स्टोर होगी। तो बेसिकली यही बोल रहा है 1 to 1 1 to 1, ये 1 to 1 1 to 1 ये प्रिंट करके दो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यार ये करना कैसे है, इसने यार बिल्कुल दोनों की दोनों कंडीशन कोड में ही मतलब क्वेश्चन में बता दी है, यहीं पे बता दी गई है, यहीं पे ये दोनों क्वेश्चन बता दी गई है कि ये करना है। तो अभी ये बस इन्हीं को लिखना है और कुछ करना ही नहीं है यार। तो मैं सबमिशन में ही है, तो मैं तुमको दिखाई देता हूँ सीधा।
देखो यार, पहले तो है ना इस नम्स की साइज निकाल लिया मैंने, ठीक है, नम्स का साइज निकाल लिया। उसके बाद है ना किसी भी एरे के अंदर अपने को किसी भी वेक्टर की साइज डिफाइन करनी होती है, उसको हम है ना स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रेसेस में उसकी साइज दे देते हैं। और अगर मान लो इसको हमें ना जीरो से इनिशियलाइज करना होता है, यहाँ पे मैं जीरो लिख देता था कॉमा लगा के, तो ये 2n में सारी की सारी 6 वैल्यूज है ना जीरो से इनिशियलाइज हो जाती है, पर हमें वो अभी करना नहीं है। तो 2 स्टार n करूँगा ना मैं, तो आंसर बन जाएगा एक जिसकी लेंथ होगी 2n, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। फिर उसके बाद मैं ना लूप चला रहा हूँ एन, इस नम्स पे लूप चला रहा हूँ। तो जब है ना आंसर ऑफ आई हो, मतलब बेसिकली मैं ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ, जब मेरे ना नम्स ऑफ आई पे जो वैल्यू ना वही मेरे आंसर ऑफ आई में स्टोर हो जाए, तो मैं वही बोल रहा हूँ आंसर ऑफ आई के अंदर वही वैल्यू स्टोर हो जाए ना जो नम्स ऑफ आई में हो। बेसिकली यही वाली कंडीशन जो ये मांग रहा है, आंसर ऑफ आई में वही वैल्यू डाल दो जो नम्स ऑफ आई की है, नम्स ऑफ आई की वही वैल्यू, नम्स ऑफ आई पे जो वैल्यू है ना वही आंसर ऑफ आई पे डाल दो। नम्स ऑफ जीरो पे 1 पड़ा है तो आंसर ऑफ जीरो पे 1 डाल दो, नम्स ऑफ 1 पे 2 पड़ा है तो आंसर ऑफ 1 पे भी 2 डाल दो, नम्स ऑफ 2 पे 1 पड़ा है तो आंसर ऑफ 2 पे 1 डाल दो, ठीक है। और दूसरी ऐसी कंडीशन ये भी है कि मुझे कॉन्केट करना है, तो मतलब एन के बाद वही एन वापस रिपीट करना है, तो उसकी कंडीशन इसने यहीं पे दे दी, अगर इसको समझ पा रहे हो तो तुम, तो मैं वही लिख रहा हूँ कि आंसर ऑफ आई प्लस एन, मतलब एन के बाद इसके बाद जो है ना ये वाला इंडेक्स है ना ये वाला, तो इसको एक्सेस करने कैसे कर रहा हूँ, एन के जस्ट बाद वाला इंडेक्स, एन के जस्ट वाला बाद वाला इंडेक्स क्या होगा एन प्लस जीरो, उसके बाद वाला क्या होगा एन प्लस टू, उसके बाद क्या होगा एन प्लस थ्री। तो वो समझ पा रहे हो, कंपेयर करो इसको एन प्लस जीरो, एन प्लस वन, एन प्लस टू, तो एन प्लस आई हो गया ना, आई तो जीरो वन टू हो रहा है, तो जब आई प्लस टू जीरो होगा तो मैं यहाँ पे भी वैल्यू डलवा लूंगा और उसी वक्त मैं यहाँ पे भी वैल्यू डलवा लूंगा बड़ी चालाकी से। तो मैं ना आंसर ऑफ आई प्लस एन के लिए नम्स ऑफ आई की वैल्यू यहीं पे स्टोर करा लूंगा। सर मेरे को बिल्कुल सही आंसर ला के देगा, मैं रन करके दिखाता हूँ, भी एक्सेप्टेड ये वैसे कोड, ठीक है, रन हो गया। अब यार इसमें क्या दिक्कत है, ये कोड चल तो रहा है, इसके पहले कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अपन, ये रहा। अब यार ये कोड बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन हो गई यार, क्योंकि एन बार अपन लूप पे आइटरेट मार रहे हैं, एन बार लूप पे आइटरेट मार रहे हैं। आंसर की कॉम्प्लेक्सिटी, आंसर की आंसर, लेकिन अब एक आंसर बना रहे हैं जो अपने ना रैम में स्पेस ले रहा होगा, उसकी हो गया यार ओ ऑफ 2n, क्योंकि अपन 2n साइज का वेक्टर, जस्ट डबल साइज का वेक्टर अपन है ना स्टोर करा रहे हैं, तो ऑफ 2n इसकी हो गई। जनरली 2 कॉन्स्टेंट हो गया तो अपन इसको ऑफ एन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ रही है, क्या अपन इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? आंसर यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी यार कि वेक्टर की जो साइज होती है ना, जब पढ़ने में उसको डबल कर लेता है, तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इस कोड में। मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर गिवन है 3 साइज का 1 to 1, अब उसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 to 1 साइज का 3 का एरे का 3 साइज का वेक्टर गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इन्हीं वैल्यूज़ को एक बार यहाँ डालना चाहता हूँ, इसको यहाँ डालना चाहता हूँ और इसको यहाँ डालना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं इन तीनों पे लूप चला दूँ, जिसमें एक बार पुश बैक कर दूँ यहाँ पे, इसको पुश बैक कर दूँ यहाँ पे, उसको पुश बैक कर दूँ यहाँ पे। साइज की कोई टेंशन है नहीं, एरे तो है नहीं, वेक्टर है तो अपना साइज बढ़ा लेगा। तो जैसे ही मैं ना इस वाली वैल्यू को यहाँ पुश करने जाऊँगा, तो ये क्या करेगा, पहले 3 साइज का था, अब खुद के साइज को डबल करके 6 का बना लेगा, ठीक है। तो जब मैं इस नम्स ऑफ जीरो को नम्स में है ना नम्स ऑफ जीरो को पुश करूंगा, तो ये पीछे पुश होएगा, हमेशा पीछे पुश होता है, इसलिए मैंने पुश बैक बताया था तुमको। तो ये वाला अब उसके पुश बैक इसके पीछे जाएगा, अब ये वाला इसके भी पुश बैक में जाएगा, तो कुछ कुछ ऐसा होगा कोड। तो तुम्हें समझ में आ रही है? मैं तुमको कोड करके दिखाता हूँ। देखो यार, हमारा रन हो रहा है कोड, ठीक है। इसमें मैं तुमको दिखाता हूँ, ये एम एस इसमें आ रहा है क्या? हाँ, मैंने तुमको बताया था ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पोस्टीरियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। फिर ये जो आ रही है ना 7ms, ये 7ms आ रही है, ये यार पोस्टीरियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, हम जैसे रन पे सबमिट करते हैं, सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं, उस जैसे सबमिट बटन क्लिक किया तो उससे पहले का टाइम, और फिर जब वो है ना आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट आ गया, कोड पूरा रन हो गया, उसके बाद का टाइम लीड कोड का सर्वर इंटरनली नोट कर रहा है, और उनका सब्ट्रैक्शन, उन क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन ही मेरा पोस्टीरियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और जो अपन ये निकाल रहे हैं ओ ऑफ 1 ओ ऑफ एन, ये अपनी प्रायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नम्स डॉट पुशबैक, आपको समझ में आ गया। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये लूप चल रहा है ओ ऑफ एन बार लूप चल रहा है, तो ओ ऑफ एन होगी कॉम्प्लेक्सिटी। अब लेकिन यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं इस नम्स की इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, तो उसी एरे में स्पेस डाल रहे हैं, है ना, उसी एरे के अंदर में डाल रहे हैं। तो ये अलग से हम रैम में कोई स्पेस नहीं ले रहे हैं, तो इसको तुम बोल सकते हो कि अलग से हम कोई स्पेस नहीं रहे तो ओ वन बोल दो।
लेकिन यार ये बैड प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इसलिए नहीं करनी चाहिए कि है ना, ये देखो नम्स है ना बाय रेफरेंस पास हो रहा है, इसकी कॉपी नहीं आ रही है, बाय रेफरेंस पास हो रहा है। तो हम एक्चुअल एरे में जहाँ इसकी इंप्लीमेंटेशन, जहाँ मेन फंक्शन में जहाँ डिफाइन है ना, वहीं पे इसको डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। सोचो कि क्या पता ये 1 to 1 जो आउटपुट आया था, इनपुट आया था, ये है ना कहीं पे हमें और चाहिए हो, कहीं और हम इसको 1 to 1 को यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ पे वहाँ पहुँच के जाएगा 1 to 1 ये पहुँच जाएगा वहाँ पे। तो ये बैड प्रैक्टिस है। जो भी पास बाय रेफरेंस हो, जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था आंसर बना के भेजो, तो आंसर ही बना के भेजना चाहिए था हमें, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया कि कोड सही था। तो ये था इस वीडियो में। ये कभी करना मत, जस्ट टू दिखाने के लिए कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं कोड को, तो मैं तुमको ये वाला चीज़ करा दिया। तो यही था इस वीडियो में। तो मैं इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो बस इतना ही करना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।